हेलो, नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम, राम राम। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से राजस्थान के अंदर कालीबंगा, जो उत्तरी राजस्थान के अंदर स्थित है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यह एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो जहाँ पर महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक गिना जाता है। पुरातात्विक स्थल माना जाता है। कालीबंगा की खोज किसने की, किसने उत्खनन कार्य किया, क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, आज पूरे विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज। 1951 के अंदर, यानी 1951 के अंदर अमलानंद घोष, एक इतिहासकार, कालीबंगा सभ्यता की खोज कर रहा है। 1951 के अंदर, 1951 के अंदर अमलानंद घोष 1951 के अंदर अमलानंद घोष इसकी खोज कार्य कर रहा है। 1961 के अंदर, 1961 से लेकर 1969 के बीच बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जा रहा है। बीबी लाल व बी के थापर, और कुछ इसके अन्य साथी भी है जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो तीन ऐसे और इतिहासकार हैं जिन्होंने भी उत्खनन कार्य में इनका सहयोग किया है। इनके साथ एक व्यक्ति का नाम आता है एम.डी. खरे, और दूसरा व्यक्ति का नाम आता है के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. श्रीवास्तव। यानी कि 1951 के अंदर खोज कौन कर रहा है? अमलानंद घोष। और 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल व बी के थापर व इनके सहयोगी एम.डी. खरे व के.एम. श्रीवास्तव व एस.पी. श्रीवास्तव के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की क्या किया जा रहा है? 1951 में तो खोज हो रही है, और 1961 से 1969 के बीच क्या हो रहा है? उत्खनन कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई है, क्या क्या चीजें नहीं मिली है, किस किस के प्रमाण है, जो एक सभ्यता के प्रमाणित होने के जो प्रमाण मिलते हैं, उनको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे। जैसे कि 1961 के अंदर 1861 के अंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, 1861 के अंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जा रही है। अलेक्जेंडर कनिंघम, यह एक अंग्रेज अधिकारी है जो 1861 के अंदर, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कर रहा है? भारतीय पुरातत्व, क्या कर रहा है ये? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर रहा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। यानी कि 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जा रही है। 1902 के अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है जॉन मार्शल। 1902 के अंदर जॉन मार्शल, 1902 के अंदर जॉन मार्शल
जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना कर रहा है। क्या कर रहा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की पुनः स्थापना की जा रही है। यानी कि 1902 के अंदर जॉन मार्शल क्या कर रहा है? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई, लेकिन इसी काम को यह आगे बढ़ाते हुए 1902 में क्या, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना की जा रही है। 1902 से लेकर 1928 के बीच जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। यानी कि 1902 से लेकर 1928 के बीच 1902 से लेकर 1928 के बीच क्या है? यह महानिदेशक नियुक्त किया जा रहा है। किसका? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का 1902 से लेकर 1928 के मध्य महानिदेशक नियुक्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब काम आगे बढ़ता गया, अभी कालीबंगा के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमें क्या मिलता है? 1871 के अंदर एक व्यक्ति है, यानी कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है एशियल कार्लाइल। यह व्यक्ति क्या करता है? राजस्थान के दौसा जिले के अंदर पाषाण पत्थर और मानव अस्थि के कुछ अवशेष प्राप्त करता है। 1871 के अंदर एशियल कार्लाइल, ये एक इतिहासकार है, यह व्यक्ति क्या करता है? दौसा जिले के अंदर पाषाण व मानव अस्थि के कुछ अवशेष क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कि जो शुरुआत हमने 1861 में की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो रही है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए 1902 के अंदर जॉन मार्शल, जो 1902 से लेकर 1928 के बीच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का क्या है? महानिदेशक था। उसी काम को फिर आगे बढ़ाते हुए 1861 के बाद 1871 में क्या होता है? एशियल कार्लाइल, जो एक इतिहासकार है, दौसा जिले के अंदर पाषाण व मानव अस्थि के क्या कुछ अवशेष प्राप्त करता है। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं कि यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था? स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए भी यह राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर है, कौन सी नदी के किनारे हैं, और क्या क्या हमें ऐसे यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में हम अब थोड़ा सा आगे डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा। देखो, सबसे पहले कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है, जिसे प्राचीन काल में हम क्या है? मर्त नदी भी कहते थे। क्या कहते थे? मर्त नदी भी। घग्गर नदी, या जिसको हम क्या कहते थे? मर्त नदी भी कहते हैं। मर्त या नट नदी भी से कहा जाता है, या इसको एक अन्य नाम भी लिखा जाता है, जैसे इसको नाड़े भी बोलते हैं। मर्त नदी का मतलब ये होता है कि यह नदी बारिश के दिनों में
बारिश जब होती थी तब इस नदी के अंदर क्या आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी। और उस बाढ़ के कारण क्या होता था कि आसपास की जो बस्ती होती थी ना, उसके डूबने का खतरा रहता था। तो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर, बाएं जो किनारा है घग्गर नदी का, बाएं किनारे पर, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर दो टीलों की खोज हुई है। बाएं किनारे पर दो टीलों की क्या हुई है, खोज हुई है। दो टीलों की खोज हुई है, जो एक टीला सबसे ऊंचाई पर है लेकिन सबसे छोटा है। एक टीला उसके दूसरे भाग में है लेकिन वह क्या है, बड़ा है, लेकिन सबसे नीचे स्थान पे बना हुआ है। तो हम दोनों टीलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सी, कार्बन, कार्बन सी, यानी इसकी 14 पद्धति के अनुसार जो कालीबंगा का जो समय है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो थोड़ा सा इस कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार इसका जो एग्जिट जो टाइम है ना, वो 2300 ईसा पूर्व, यानी कि 2300 ईसा पूर्व कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका समय क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। समय निर्धारण किया गया है। देखो वैसे देखा जाए तो कम से कम यह है सभ्यता 4 से 5, 5 से 6 हजार, यानी कि 5 से 6 हजार वर्ष पुरानी है। 6 हजार वर्ष पुरानी है। 5 से 6 हजार वर्ष ये सभ्यता क्या है, पुरानी है। लेकिन कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार अगर कालीबंगा सभ्यता का जो समय निर्धारण करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो उसका जो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि घग्गर नदी, या यानी कि उसको मर्त नदी भी बोलते हैं, उसको नट नदी भी बोलते हैं, उसको नाली भी बोला जाता है। तो यह घग्गर नदी के बाएं किनारे पे थी कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर दो टीलों की खोज हुई है। कितने टीले हैं, दो दो टीलों की खोज हुई है यहाँ पे। दो टीलों की खोज हुई है। एक टीला जो पश्चिम दिशा की ओर है लेकिन सबसे ऊंचा है, और एक उसके दक्षिण की तरफ बना हुआ है। तो पश्चिमी टीले पर क्या था और दक्षिण वाले टीले पर क्या था, तो थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं इसको। देखो भाई, एक टीला तो यहां पर बना हुआ था और एक टीला यहां बना हुआ था। और इन दोनों टीलों का जो हम आकार देखें ना, वो थोड़ा सा समचतुर्भुजाकार इस तरह का आकार था। यानी सीधी सी बात यह है, अगर कालीबंगा जो सभ्यता जो फैली हुई थी वो समचतुर्भुजाकार, यानी कि समचतुर्भुजाकार में फैली हुई थी। सम चतुर्भुजाकार। सम चतुर्भुजाकार। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है भी कालीबंगा जो सभ्यता है उसका आकार कैसा था, तो सम चतुर्भुजाकार था। किस नदी के किनारे थी, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर ये स्थित थी। उस पे दो टीले बने हुए हैं। एक टीला जो सबसे ऊंचा है, यह जो टीला है ना, यह टीला सबसे ऊंचे स्थान पे है, सबसे ऊंचा है। लेकिन सबसे ऊंचा होने के बाद भी क्या है, सबसे छोटा है। और इस तल को, इस टीले को क्या नाम दिया गया है, इस टीले को नाम दिया गया है दुर्ग। यहाँ पर क्या है, अभिजात वर्ग का क्या बना हुआ था, दुर्ग था या गड्डी क्षेत्र था।
गड्डी क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, दुर्ग क्षेत्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कौन निवास करता था? यहाँ पर राजा लोग या जो अभिजात वर्ग है वो निवास करते थे। ये जो छोटे वाला, ये जो नीचे वाले नीचे स्थान पे जो टीला बना हुआ है, यह टीला क्या है, बड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्य आमजन, मुख्य, इसको हम बोल सकते हैं आबादी क्षेत्र। एक साधारण सा शब्द यूज करते हैं हम, आबादी क्षेत्र। आबादी क्षेत्र था, यानी कि राजा लोग है ना वो बड़े, ये जो ऊंचाई पर जो टीला बना हुआ है उस पे निवास करते थे। जो नीचे की ओर जो टीला बना हुआ था उसमें क्या है, आबादी क्षेत्र थी। मतलब कहने का मतलब ये है, आम जनता यहाँ पर क्या करती थी, निवास करती थी। आम जनता, आम जनता यहाँ पर निवास करती थी। इस टीले के, इस मतलब प्रथम जो टीला बना हुआ है, प्रथम टीला और सेकंड टीला, जो द्वितीय भाग या द्वितीय टीला बोल सकते हैं इसको। अगर इसका समय पूछे, जैसे कि सी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अगर कालीबंगा का जो समय हमने निर्धारण किया था 2300 ईसा पूर्व, तो उसी प्रकार दोनों टीलों का अगर समय पूछ ले, यानी कि प्रथम टीले का अगर पूछे ना, तो इसका जो समय होता है वो 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। और द्वितीय वाला जो टीला बना हुआ है इसका जो समय पूछे वो 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि दोनों टीलों का समय निर्धारण कर दिया है। प्रथम टीला यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व, और द्वितीय जो टीला है वो 2200 ईसा पूर्व से क्या है, 1700 ईसा पूर्व है। यानी कि जो ऊंचा स्थान बना हुआ है वो तो कहलाता है गड्डी क्षेत्र, या उसको क्या बोलते हैं, दुर्ग क्षेत्र। यहाँ नहीं, यहाँ पर कौन निवास कर रहा है, राजा लोग, या बोलते हैं उसको अभिजात वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, अभिजात वर्ग। और जो नीचे की ओर जो टीला बना हुआ है ये काफी बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या रहती है, आबादी क्षेत्र, मतलब आम जनता निवास करती है। इन दोनों के चारों ओर, इन दोनों के चारों, दुर्ग के चारों ओर भी, और जो नीचे वाला जो टीला बना हुआ है, इन दोनों के चारों ओर क्या बनी है, किलेबंदी। किलेबंदी मतलब, किलेबंदी का मतलब ये होता है दीवार बनी हुई है। किले के बाहर भी दीवार बनी हुई है, और जो ये आम जनता निवास कर रही है उसके नीचे भी क्या है, दीवार बनी हुई है। अर्थात दोहरा परकोटा। कहने का मतलब यह है दोहरा परकोटा, या इसको हम बोल सकते हैं दीवार बनी हुई है। और दीवार भी किसकी बनी हुई है, कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई है, और दोनों तरफ मिट्टी का लेपन किया हुआ है। यानी कि जो दुर्ग क्षेत्र है या जो गड्डी क्षेत्र है उसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। और जो आबादी क्षेत्र है उसके चारों तरफ भी क्या बनी हुई है, दीवार बनी है। और दीवारें भी कैसी, कच्ची ईंटों की, कच्ची ईंटों की क्या बनी हुई है, दीवारें। और इनको, कच्ची ईंटों की दीवार है, इनके दोनों तरफ क्या है, मिट्टी का लेपन, मिट्टी का क्या किया हुआ है, लेपन किया हुआ है। अर्थात ऐसा प्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिल रहा है कि दुर्ग के तो चारों ओर किलेबंदी के साक्ष्य है, लेकिन इसके साथ साथ आबादी भूमि यानी कि आम जनता जहां निवास कर रही है उसके चारों तरफ भी क्या है, दीवार बनी हुई है। यानी कि दीवार बनने का एक महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि सुरक्षा, एज अपने आप को क्या समझ रहे थे, सुरक्षा की भावना से। तो इस सुरक्षा के लिए क्या है, इन्होंने दीवार का क्या किया, निर्माण किया। सुरक्षा की भावना की वजह से, मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ है, इधर भी दीवार बना दी और इधर भी दीवार बना दी। इसका मतलब ये हुआ कालीबंगा सभ्यता से दोहरा परकोटा, ठीक है, और किलेबंदी के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले, किलेबंदी के। और ये कालीबंगा जो सभ्यता के बारे में पूछे, इसका जो ये सम चतुर्भुजाकार थी, यानी कि दो टीलों पर, यानी कि एक टीला किलेबंदी और दूसरा है आबादी क्षेत्र, ठीक है।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जो सभ्यता से संबंधित जो हमें चीजें मिली हैं उनको देखेंगे अभी। जैसे अब यहाँ में अब मर्द भांड मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। अब सबको पता है अभी कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती है। बंगा एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चूड़ियां। अब चूड़ियां मिट्टी की भी बनी हुई है, तांबे की भी बनी हुई है, हाथी दांत की भी बनी हुई है, हर तरह की चूड़ियां मिली है। लेकिन जो सर्वाधिक जो चूड़ियां मिली है ना वो क्या है, मिट्टी की बनी हुई है। यानी कि काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और चूड़ियां भी ऐसा नहीं है साबुत मिली है, चूड़ियों के क्या मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिले हैं, टुकड़े। और इन काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों की वजह से ही सभ्यता का क्या नाम रखा, कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े। वैसे चूड़ी का कार तो वैसे गोलाकार हो गया, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा संख्या में क्या है, काफी चूड़ियों का क्या मिला है, ढेर मिला है। चूड़ियों का। और जो बंगा जो शब्द है यह एक पंजाबी भाषा का शब्द है। सबको मालूम है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा कुछ मर्द भांड भी मिले हैं, मोहरे भी मिले हैं। कैसी यहाँ का धार्मिक जीवन था, कैसी इनकी सामाजिक जीवन था, कैसी संस्कृति थी, कैसा खान पान था, बहुत सारी चीजें हम यहाँ मतलब पढ़ने को या देखने को यहाँ कालीबंगा सभ्यता में हमको मिलेगी। अब बात करते हैं मर्द भांड की। देखो कोई भी सभ्यता हो, वहां पर अगर मर्द भांड अगर हम मिल रहे हैं तो उस सभ्यता का हम काल विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता में हमें 6 प्रकार के या 6 भागों में, उपभागों में बंटे हुए क्या मिले हैं, मर्द भांड। यानी कि मिट्टी के क्या बने हुए हैं, मर्द भांड। यानी कि कुम्हार कला, कहने का मतलब यह है जो कुंभकार, आम भाषा में जैसे हम कुम्हार बोल देते हैं जो मटके का निर्माण करते हैं, या कुंभकार कला। आज से 5 या 6 हजार साल पहले भी यह जो कुंभकार जो कला है या कुम्हार की जो मटके बनाने की कला है वो उस समय भी क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी। तो 6 उपभागों में क्या है, मर्द भांड बंटा हुआ है। और जो मिट्टी के जो बने हुए मटके हैं उनका अगर आकार देखें तो इस आकार का मटका बना हुआ है। बाहर से जो इनका जो रंग है वो लाल लाल कलर का है, और लाल कलर पर पशु पक्षी चित्रण या फिर ज्यामितीय चित्रण। कहने का मतलब यह है काले रंग से, काले रंग से क्या किया हुआ है, काले रंग से पशु पक्षी चित्रण या फिर कोई ज्यामितीय 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 अंकन किया गया है। पशु पक्षी चित्रण या ज्यामितीय अंकन हुआ है, पशु पक्षी चित्रण। कालीबंगा जो सभ्यता को बता दिया आपको, 6 उपभागों में मर्द भांडों को बांटा गया है। और जो ये मटके बने हुए हैं वो लाल कलर के अंदर है, और उन पर क्या है, काले रंग से पशु पक्षी चित्रण वह ज्यामितीय अंकन किया गया है। ठीक है, इस आकार से क्या है, काले रंग से क्या है, कुछ चीजें बनाई हुई है।
या फिर कुछ इस तरह के क्या है पशु पक्षी चित्रण बने हुए हैं। लेकिन ये जो मर्द भांड है ना वो हल्के हैं। कैसे हैं? हल्के। हल्के बोल सकते हैं या फिर उनको क्या कह सकते हैं, इनका जो मतलब सुडोलता है ना वो अच्छी नहीं है। सुडोलता का मतलब ये हुआ कि इनकी जो कलाकारी है ना वो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन इस तरह के जो मर्द भांड बनाने की कला से कालीबंगा जो सभ्यता के लोग क्या है परिचित थे। ठीक है, यानी कि आज से 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले भी क्या है कुंभकार कला सर्वश्रेष्ठ थी। किस प्रकार के मर्द भांड बनते थे? लाल कलर के मर्द भांड बनते थे जिस पर काले रंग के ज्यामितीय अंकन या पशु पक्षी चित्रण होता था। लेकिन ये मर्द भांड कैसे हैं? हल्के हैं या सुडोलता का क्या है अभाव है, सुडोलता का अभाव है। और कितने भागों में बांटा हुआ है? 6 उप भागों में मर्द भांड को बांटा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऐसे और कौन से ऐसे प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं मुहरों की। देखो मुहरे है ना, मोहरे उस समय व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य मतलब उस समय भी क्या है एक देश से दूसरे देशों के साथ क्या होता था, व्यापार वाणिज्य होता था। यानी कि व्यापार का भी साधन था, व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य और कृषि होती थी। व्यापार भी होता था, वाणिज्य भी होता था और क्या होता था, कृषि भी होती थी। तो मुहरों से हमें ये प्राप्त होता है कि बेलनाकार एक बेलनाकार मुहर हमें प्राप्त हो रही है, बेलनाकार मुहर मिल रही है हमें। यह मुहर क्या है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? इराक के अंदर। इराक के अंदर क्या है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। इराक के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां पर एक बेलनाकार मुहर चलती है और वो ही मुहर कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इराक देश के साथ या ईरान देश के साथ, ईरान और इराक के पास ये कैसी है, ये सभ्यता है। और सभ्यता किस नदी के किनारे है? दजला व फरात नदी, दजला व दजला व फरात नदी, इन दो नदियों के किनारे क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और वहां से क्या मिल रही है? बेलनाकार मोर। और वो ही बेलनाकार मोर कहाँ मिल रही है? हमारे कालीबंगा सभ्यता से। कहां से मिल रही है? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से मिल रही है। तो इसका मतलब ये प्रमाण है कि कालीबंगा का और इराक ईरान के साथ क्या है? व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा संबंध था। अर्थात एक दूसरे देशों के साथ क्या है? व्यापार का आदान प्रदान होता था, वस्तुएं ले जाई जाती थी वहां से ले आई जाती। जैसे मान ले तांबे का होता था, या फिर वो तांबे का भी आयात निर्यात होता था। इसके अलावा अनाज का भी मतलब आयात और निर्यात होता था। इसके अलावा मणकों का भी होता था। यानी कि तांबा है ना, तांबा वो राजस्थान के गणेश्वर, राजस्थान के गणेश्वर से क्या है तांबा निर्यात होता था दूसरे देशों को। और अनाज का भी निर्यात किया जाता था। मणके बनते थे, मणके मिट्टी के भी बनते थे। और अपने सेल खड़ी एक पत्थर होता है, क्या होता है? सेल खड़ी पत्थर। उस पत्थर से भी क्या है मणके बनाए जाते थे। इन तीनों चीजों का क्या होता था? निर्यात होता था। ये तीनों चीजों के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा
सभ्यता से मिले। ठीक है, अब इसके अलावा समाधान, मतलब जब कालीबंगा सभ्यता में किसी व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उस व्यक्ति को उसका दाह संस्कार या उसको दफनाते कैसे थे, कैसी क्या प्रक्रिया या क्या प्रोसेस होती थी। तो कालीबंगा में सभ्यता में हमें तीन तरह के क्या है, समाधान। समाधान यानी कि तीन प्रकार के क्या मिलते हैं, तीन प्रकार के क्या मिलते हैं, समाधान के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा प्रमाण है, सबसे पहले है मतलब इसमें होता है दाह संस्कार, और दूसरा क्या होता है, आंशिक आंशिक समाधान, और तीसरा होता है दफनाना। पूर्ण दफनाना या आंशिक समाधान दफनाना, यानी कि तीन प्रकार की क्या है, समाधान की प्रकृति है। जिसमें दाह संस्कार में क्या करता है, हमारे हिंदू धर्म में जैसे कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, लकड़ी के लकड़ी के द्वारा उसको क्या है, अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये तो किस में होता है, दाह संस्कार के अंदर होता है, यानी लकड़ी के द्वारा अग्नि के सुपुर्द करके उसको जला दिया जाता है या उसकी राख बना दी जाती है। और आंशिक समाधान यानी कि दफनाना, आंशिक समाधान में क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसको क्या है, मतलब जंगली जानवर क्या होता है, जंगली जानवर जंगली जानवर उनको क्या है, जंगल में छोड़ दिया जाता है खाने पीने के लिए। क्या कर दिया जाता है, खाने पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो बचा हुआ जो शरीर बचता है, बचा हुआ जो मृत व्यक्ति का बचा हुआ मृत व्यक्ति का बचा हुआ जो शरीर होता है ना, उस शरीर को क्या करते हैं, दफना देते हैं। यानी कि दाह संस्कार में तो क्या है, व्यक्ति के शरीर को जला देते हैं, और आंशिक समाधान दफनाना में क्या करता है, पशु पक्षी जंगली जानवर होता है, जैसे मान लो कोई पशु भी हो सकता है हिंसक, या कोई पक्षी भी होता है, उसको खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद जो भी अवशेष बचता है उस अवशेष को क्या है, दफना देते हैं गड्ढे के अंदर। गड्ढे के अंदर क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। उस पे क्या है, बाद में मिट्टी डाल देते हैं या ईंटों वगैरह से उसको चढ़ाई कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आंशिक समाधान में। और पूर्ण समाधान में क्या होता है, पूर्ण समाधान में क्या होता है कि मृत व्यक्ति के शरीर को आयताकार, या तो आयताकार बनाएंगे या फिर गड्ढे नुमा, या फिर क्या है, गड्ढे नुमा, आयताकार या गड्ढे नुमा आकार का क्या एक मतलब मिट्टी मिट्टी को खोदकर बना लिया जाता है, और उसमें उस मृत व्यक्ति के पूरे शरीर को या उसके साथ कुछ ऐसे जो उसकी जो प्रिय वस्तु है, जैसे मर्द भांड है, थाली है, बर्तन है, कुछ खाने पीने की चीजें हैं, उसके साथ उस व्यक्ति को क्या है, दफना दिया जाता है। तो ऐसा क्या कहलाता है, वो कहलाता है पूर्ण समाधान। ठीक है, तो पहला आपको बताया था दाह संस्कार, यानी कि व्यक्ति के शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। दूसरे के अंदर होता है आंशिक मतलब समाधान, यानी कि जंगली जानवर या पशु पक्षी को मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के बाद बचा हुआ शरीर जो दफनाया जाता है, किसमें, आयताकार या फिर गड्ढे नुमा में। ठीक है, वो हो जाएगा आंशिक में। और पूर्ण समाधान में क्या है, पूरा का पूरा शरीर, मतलब क्या है, मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदकर या जमीन पर जो गड्ढा खोद के उसमें दफना देते हैं, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। तो तीन प्रकार के जो समाधान की प्रकृति
ये मतलब जो पद्धति थी वो कहाँ पे थी, कालीबंगा में थी। ठीक है, 3 प्रकार की। अब भाई आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, उसके छोटे बच्चे की क्या है, खोपड़ी मिली है। खोपड़ी का मतलब क्या है, उसका कंकाल मिला है, उसमें 6 छिद्र बने हुए, अर्थात कालीबंगा सभ्यता से शल्य जो चिकित्सा के क्या मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। यानी कि एक छोटे बच्चे की खोपड़ी, इस छोटे बच्चे की खोपड़ी के अंदर क्या है, 6 छिद्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, इस प्रकार से एक खोपड़ी है, ठीक है, उसमें क्या है, 6 छिद्र बने हुए हैं। 6 क्या बने हुए हैं, छिद्र। इस खोपड़ी में क्या बने हुए हैं, 6 छिद्र बने हुए हैं। यानी कि कालीबंगा सभ्यता से किसके प्रमाण मिल रहे हैं हमें, शल्य चिकित्सा के। शल्य चिकित्सा के हमें क्या मिल रहे हैं, परिणाम, यानी कि प्रमाण मिल रहे हैं। अर्थात उस समय भी क्या है, जो मस्तिष्क शोथ से संबंधित जो बीमारी होती थी, उसके प्रमाण भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिल रहे हैं। ठीक है, इसको, इसके अलावा यहाँ से और क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे जूता हुआ खेत, कालीबंगा सभ्यता से क्या मिल रहा है, जूता हुआ खेत। यानी कि दो आड़ी दिशा में, यानी कि दो ऐसे आड़ी दिशा के अंदर इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, कालीबंगा सभ्यता से क्या मिल रहा है, जूता हुआ खेत। और जूते हुए खेत के अंदर कौन सी फसलें उगाई जा रही थी, किसका प्रमाण मिल रहा है हमें, एक फसल है सरसों का, और दूसरी फसल कौन सी है, चने की। अर्थात दो फसलों के हमें प्रमाण क्या है, यहाँ से मिल रहे हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता से सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के जो प्रमाण मिल रहे हैं, और जूते हुए खेत में आड़ी दिशा में, आड़ी और तिरछी दिशा में सरसों और चने के खेती करने के हमें प्रमाण मिल रहे हैं। इसके अलावा भी दो चार और फसलें हैं जिनकी खेती यहाँ पे क्या है, कालीबंगा सभ्यता में की जाती थी। जैसे कि एक होता है गेहूं, और दूसरी क्या है, जौ। यानी कि सरसों और चने के अलावा भी क्या है, यहाँ पे क्या है, गेहूं और जौ की खेती होती थी। अगर प्रश्न बनता है कि जूते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो क्या है, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कालीबंगा की। और आड़ी तिरछी, यानी कि इधर भी फसल की बुआई की हुई है और ऐसे भी बुआई की हुई है। और दोनों फसलें कौन सी है, पहली सरसों है और दूसरी चने की। ठीक है, और किस किस चीज के हमें वहां पे प्रमाण मिले हैं, जैसे मान लो पहला तो ये हो गया जूते हुए खेत के, ठीक है। दूसरे जो प्रमाण हो गए हमें हल के, यानी हल के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, कालीबंगा सभ्यता से मिल रही है। अर्थात कालीबंगा सभ्यता में भी हम क्या है, हल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मुहरे प्राप्त हुई हैं। क्या मिली है, मुहरे। कुछ मोहरे क्या है, पत्थर की भी बनी हुई है, कुछ मिट्टी की भी बनी हुई है, बेलनाकार मोहर है। इसके अलावा कांसे का क्या बना हुआ है, कांसे का दर्पण मिला है। हाथी दांत की क्या मिली है, कंघी मिली है, हाथी दांत की। यानी कि हल के भी प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं, मुहर मिली है जो कि बेलनाकार है। आपको बता दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मुहरें चलती थी। इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता से भी ये प्राप्त हुई है। कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है, और एक पकी हुई मिट्टी, यानी कि पकी हुई मिट्टी की क्या मिली है,
खिलौना गाड़ी क्या मिली है? खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी मिली है। इसके अलावा एक खंडित खंडित बेल की क्या मिली है? एक प्रतिमा मिली है। क्या मिली है? खंडित बेल की प्रतिमा मिली है। एक मुहर पर, नहीं सॉरी, मुद्रा पे क्या बना हुआ है? व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब है, या उसको क्या बोल देते हैं? बाघ। मुद्रा पे क्या है? व्याघ्र या बाघ का भी चित्रण मिला है। खंडित बेल की एक प्रतिमा मिली हुई है। पकी हुई मिट्टी की खिलौना गाड़ी, या उसको क्या बोलते हैं? इक्का गाड़ी, यानी बड़ी जो कोई वस्तु बनी हुई है उसका एक छोटा रूप क्या कहलाता है? इक्का गाड़ी। इसके प्रमाण हमें क्या कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें मिल रहे हैं। आप बताओ भाई, जल निकास। कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें जल निकास की कैसी प्रणाली थी? घर कैसे बने हुए हैं? गरीब लोग थे या अमीर लोग थे? कैसी बस्तियां बनी हुई हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। देखो भाई, जो मकान बने हुए हैं वो पूरे के पूरे मकान क्या है? कच्ची ईंटों के। क्या बने हैं? जो ईंटें कैसी है? कच्ची। यानी कि कच्ची मिट्टी की ईंटों को बनाकर धूप में सुखाया जाता था और फिर उनको क्या है? मकान बनाते थे। ठीक है। इसके अलावा जो नाली व्यवस्था है, नाली यानी कि जो जो गंदा जो जल होता था, गंदा जल यानी घरों का जो गंदा जल होता था उसके लिए क्या है? नालियां बनी हुई है। गंदा जल की क्या बनी हुई है? नालियां। और नालियां किसकी बनी हुई है? लकड़ी की नालियां बनी हुई है। इसके अलावा पक्की मिट्टी की ईंटों की नालियां बनी हुई है। गंदे जल की जो नालियां होती है ना, वो किसकी है? वो लकड़ी की भी है, और प्लस में क्या है? पक्की ईंटों की बनी हुई। लेकिन लकड़ी की और पक्की ईंटों की नालियां बनने के बावजूद भी क्या है? कालीबंगा सभ्यता में जो जल निकास की जो सुविधा है ना, वो एक अच्छी नहीं मानी जाती। अर्थात जल निकास जल निकास की जो सुविधा है, जल निकास का जो प्रबंध है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं था। सर्वश्रेष्ठ नहीं था। अर्थात जल निकास का क्या मिलता है? यहाँ पर अभाव मिलता है। लेकिन फिर भी क्या है? लकड़ी की और पक्की ईंटों की क्या बनी हुई है? नालियां। इसके अलावा यहाँ पर और क्या प्रमाण मिले हैं? जैसे कि हर घर के अंदर हर घर के अंदर क्या मिला है? एक स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार। ठीक है। इसके अलावा हर घर में क्या मिला है? पक्की ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। पक्की ईंटों का क्या मिला है? कुआं मिला है। हर घर में क्या बना हुआ है? शौचालय बना हुआ है। हर घर में क्या मिली है? भट्टियां, या मतलब खाना बनाने के जो चूल्हे होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पिघलाया जाता था, जैसे तांबे का ये काम करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। तो स्नानागार भी मिला है, कुआं भी मिला है, शौचालय भी मिला है, भट्टी मिली। ये चारों की चारों चीजें है ना, वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। अर्थात इसमें कच्ची ईंटें का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन सब में क्या है? पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। पक्की ईंटों का। इसके अलावा मिट्टी का, ईंटों का बना हुआ चबूतरा मिला है। अलंकृत एक फर्श मिला है। आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है। पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। बहुत ऐसे सारे ऐसे प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। जैसे कि मतलब उस समय क्या है? बेल बेल व दूसरा जानवर था हिरण, उसकी क्या देते थे? पशु बलि। क्या देते थे? पशु बलि।
और इस पशु बलि के जो प्रमाण है हमें किस पे मिल रहे हैं? मोहरों पे। किस पे मिल रहे हैं? मोहर पर। मिट्टी की जो मोहर बनी हुई है ना, मिट्टी की जो मोहर बनी हुई है उस पे क्या है? बेल व हिरण, इन दोनों की क्या है? पशु बलि के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा 7 अग्निवेदिका, 7 अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हो रही है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हो रही है। और इनका आकार कैसा है? ये आयताकार भी है और कुंडनुमा, यानी कि गोल रूप में भी है, कुंडनुमा। 7 अग्निवेदिका भी मिली है जो कि क्या है? आयताकार है और कुंडनुमा। और बेल व हिरण यानी कि पशु बलि के क्या है? प्रमाण मिले हैं। और प्रमाण किससे प्राप्त हो रहे हैं? मोहरों से। अगर हमें इस तरह की मोहरें मिली है जिसमें क्या है? पशु बलि के क्या मिल रहे हैं? प्रमाण मिल रहे हैं। इसके अलावा तांबे की क्या है? तांबे के तांबे की चूड़ियां हैं। मिट्टी की चूड़ियां तो आपको पहले ही बता दी, तांबे की चूड़ियां हैं। इसके अलावा आपके कांसे की चूड़ियां हैं। यानी कि मिट्टी की चूड़ियां जैसे बताया काले रंग की थी, इसके अलावा भी तांबे की भी चूड़ियां बनी हुई है, कांसे की भी चूड़ियां बनी हुई है। कांसे का दर्पण बताया था, हाथी दांत का क्या है? कंघी वगैरह भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो मकान बने हुए हैं उनमें क्या है? सभी मकानों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। तो कच्ची ईंटों के इस्तेमाल होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को क्या कहलाया जाता है? दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती यानी कि बहुत सारे जो मकान बने हुए हैं वो सारे के सारे कच्ची ईंटों के। अब सिर्फ ओनली अगर हम बात करें 100% की, तो 90% मकान कच्ची ईंटों के थे। सिर्फ 10% मकान है वो जो अमीर लोग थे या धनाढ्य लोग थे उनके बने हुए। तो ज्यादातर कच्ची ईंटों के बनने के कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती या क्या बोलते हैं उसको? गरीबों की बस्ती बोलते हैं, गरीबों की बस्ती। और 10% लोगों के मकान कैसे थे? पक्की मिट्टी के ईंटों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। यानी कि 10% जो मकान है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा जो यहाँ की सड़कें मिली है, सड़कों का कैसा आकार है, जो ईंटें हैं उनका कैसा आकार है, किस अनुपात में वो बनी हुई है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि ईंटों को जो साइज है वो 4:2:1 में बना हुआ है। जो मुख्य सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? छोटी जो गलियां हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? जैसे कि मुख्य सड़क, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें जो मुख्य सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? यानी कि मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है, काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। 5.5 से लेकर 7.2 मीटर के आसपास चौड़ाई थी इनकी। यानी कि जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है वो 5 से लेकर 7.2 मीटर चौड़ाई थी। और जो पीछे की तरफ गलियां बनी हुई है, यानी कि जो संकरी गलियां बनी हुई है, इन गलियों की तरफ क्या है? जो लोगों के मकान थे उन मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की तरफ जो संकरी गलियां बनी हुई है ना उनके उनकी तरफ खुलते थे। यानी कि जो संकरी गलियां है ना उनकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी है? 1.8 मीटर के आसपास। यानी कि ये मुख्य सड़क है, ये हो गई मुख्य सड़क। और यहाँ पे क्या है? मकान बने हुए हैं, इस तरह मकान बने हुए हैं। और ये है संकरी गलियां। तो जो मकान बने हुए हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क पे न होकर
पीछे की तरफ जो संकरी गलियां हैं, जो गलियों की जो चौड़ाई कितनी है 1.8 मीटर, और मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 से 7.2 मीटर। तो पीछे की तरफ जो संकरी गलियां बनी उस तरफ क्या है, इन घरों के क्या है, दरवाजे। क्या है, इन घरों के दरवाजे। और दरवाजों के साथ क्या बना हुआ है, रोशनदान बने हुए हैं। रोशनदान प्लस क्या है, दरवाजे बने हुए। और उन दरवाजों का मुख्य द्वार किधर होता था, जो संकरी गलियां ना उनकी तरफ इन मुख्य घरों के दरवाजों का मुख्य द्वार होता था। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में और जो ईंटों का आकार मिला है, ईंटें वैसे तो दो प्रकार की थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ठीक है। ईंट बड़े साइज की जो ईंटें थी ना वो 4:2:1 में थी, लेकिन दूसरे प्रकार की जो ईंटों का आकार था वो 30x15x7.5 सेंटीमीटर। यानी ईंटों के प्रकार कितने थे, दो। पहले प्रकार की ईंटों का ये हो गया, दूसरे प्रकार की ये हो गया, यानी कि दो प्रकार की ईंटें बनी थी। और ईंटें कैसी थी, कच्ची मिट्टी की बनाई हुई थी, उनको धूप में सुखाया जाता था और फिर उनके मकान बनते थे। 90% मकान थे ना वो कच्चे मकान थे। इस कारण से कालीबंगा सभ्यता को गरीबहीन बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा जाता था। सिर्फ 10% लोगों के मकान पक्के थे। ठीक है। उन लोगों क्या क्या है, अमीर या धनाढ्य लोग कहा कहते थे। धनाढ्य लोग या धनाढ्य लोगों की वो श्रेणी में आते थे। ठीक है। अब एक इतिहासकार है हमारे भारत के, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा क्या बताते हैं कि कालीबंगा को वो सिंधु घाटी सभ्यता की वो तीसरी राजधानी बताते हैं। यानी कि अब ये पूछ ले कि प्रथम राजधानी कौन सी है, द्वितीय राजधानी कौन सी है, तृतीय कौन सी है, तो दशरथ शर्मा जो कि इतिहासकार हैं, दशरथ शर्मा कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बताते हैं, तीसरी राजधानी। यानी कि दशरथ शर्मा कालीबंगा को क्या बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। अगर प्रथम राजधानी पूछे तो हड़प्पा, और दूसरी राजधानी पूछे तो मोहनजोदड़ो। यानी कि प्रथम राजधानी क्या हो गई, हड़प्पा। पहला खोजा जाने वाला स्थान क्या था, हड़प्पा। और उसी हड़प्पा के नाम पर स्थान, इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। दूसरा था मोहनजोदड़ो। एक और इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट क्या बताते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को दोनों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, जुड़वा राजधानी। स्टुअर्ट स्टुअर्ट पिगट एक अंग्रेज इतिहासकार है, स्टुअर्ट पिगट। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों के क्या बता रहे हैं, जुड़वा राजधानी। किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन बता रहे हैं, स्टुअर्ट पिगट। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो भी कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने बोला है या तीसरी राजधानी किसने बोला है, तो ऑप्शन में आ जाएगा दशरथ शर्मा। आप पूछ ले हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है, तो उसमें नाम आएगा स्टुअर्ट पिगट।
काफ़ी बार प्रश्न पूछा हुआ है, हर पेपर में प्रश्न बनता है ये। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें आगे। अब कालीबंगा सभ्यता से एक लिपि मिली है, लेकिन अभी उसको क्या है, पढ़ा नहीं गया है। कहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं, कैसी है, बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं है, वो थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि जो लिपि मिली है, जैसे कि मान लो ये बायां है और ये दायां है। जो हड़प्पा जो लिपि है ना, वो यहाँ से शुरू होती थी। यानी कि कहाँ से शुरू होती है, दाएं से बाएं की ओर वो लिपि चलती थी। ठीक है। और वो लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। या मतलब उस लिपि के अंदर क्या है, चित्र बने हुए हैं। हड़प्पा जो लिपि है या कालीबंगा की जो लिपि है, वो दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी। लेकिन क्या है कि ज़्यादा कठिनता के कारण क्या है, इसको अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। और लिपि है कैसी, भाव चित्रात्मक। क्या है, कैसी है, भाव चित्रात्मक। मतलब चित्रों के द्वारा क्या है, इसमें अंकन किया गया है। काफी प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। जानवर, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से ऐसे ऐसे कौन कौन से जानवर हमें मिले हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। यानी कि कालीबंगा सभ्यता से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, आपका ऊंट, आपका सुअर और कुत्ता, ये 5-7 ऐसे जानवर हैं जो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले। और कुत्ता तो वैसे भी क्या था, पालतू जानवर था। कालीबंगा सभ्यता का सबसे पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था। कुत्ता के क्या मिले, पशु के पालतू पशु के क्या है, प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, अवतल चक्की। क्या मिली है, अवतल चक्की। अवतल चक्की बताओ भाई क्या काम आती है। ये चक्की क्या है, आटा पीसने के काम आती है। यानी कि पहले आटा पीसा जाता था, ये किसकी बनी हुई थी, ये बनी होती थी सालन पत्थर। सालन पत्थर बोल दो या फिर उसको शेल खड़ी पत्थर बोल दो। शेल खड़ी पत्थर की ये बनी हुई थी। अवतल चक्की है वो सालन पत्थर या शेलकड़ी पत्थर की बनी होती थी, और इसमें किसका काम होता था, आटा पीसना। किसके लिए काम आती थी, आटा पीसने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ प्रमाण मिले हैं। अब कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस सभ्यता को नष्ट होने का नष्ट होने के प्रमाण दिए, नष्ट होने के क्या दिए हैं, प्रमाण दिए। अर्थात कालीबंगा जो सभ्यता 4-5 हजार साल से चल रही थी, उस सभ्यता के नष्ट होने के कई प्रमाण मिले। जैसे सबसे पहला प्रमाण आता है एस आर राव का। एस आर एक इतिहासकार हैं, वो क्या बताते हैं कि जब घग्गर नदी में बाढ़ आ गई थी, किसमें आ गई थी, घग्गर नदी में बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ के कारण क्या है
ये जो आबादी भूमि क्षेत्र है वो पूरा का पूरा इस नदी के अंदर डूब गया, और डूबने से क्या है, जन मान हानि हुई और ये सभ्यता क्या होगी, नष्ट होगी। यानी घग्गर नदी के बाढ़ के बहाव के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरे इतिहासकार हैं के यू आर कनेडी, के यू आर कैनेडी, एक विदेशी इतिहासकार हैं। वो क्या बताते हैं कि प्राकृतिक महामारी या प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो भूकंप भी हो सकता है या कुछ ऐसी भयंकर बीमारी हो सकती है जिसके कारण क्या है, ये सभ्यता नष्ट हो गई। महामारी भी हम उसको कह सकते हैं। तीसरे इतिहासकार हैं डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल या रफीक, दूसरे व्यक्ति हैं रफीक। ये भी जो इस सभ्यता के नष्ट होने का जो प्रमाण है वो घग्गर नदी का सूखना, मतलब घग्गर नदी क्या है, बारिश के दिनों में पूरे उफान पे रहती है, लेकिन डीपी अग्रवाल व रफीक के जो प्रमाण ये देते हैं कि घग्गर नदी के सूखापन, घग्गर नदी के सूखापन के कारण क्या है, यह सभ्यता क्या है, नष्ट हो गई। तो तीन ऐसे महानुभाव है, ऐसा राव जो घग्गर नदी के बाढ़ के बहाव के कारण ये सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाण बता रहे हैं। दूसरा है के यू आर कनेडी, जो प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण क्या है, इस सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाण बता रहे हैं। तीसरे व्यक्ति है डीपी अग्रवाल व रफीक, घग्गर नदी के सूखापन, ये मतलब घग्गर नदी के सूखने के कारण भी ये क्या है, ये जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इस सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाणित करते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे विस्तार से पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, कैसा उनका धार्मिक जीवन था, कैसा उनका सामाजिक जीवन था। कुछ ऐसे एक दो पॉइंट है, जैसे कुछ के प्रमाण नहीं मिले, प्रमाण नहीं मिले हैं, छोटा सा है टॉपिक, प्रमाण नहीं मिले, जैसे कि मान लो नहीं मिले, एग्जाम में थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लेते हैं। जैसे एक तो मातर देवी, मातर देवी की पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले या कोई मूर्ति नहीं मिली है, पूजा व मूर्ति नहीं मिली। इसके अलावा जरूर नदियों के द्वारा सिंचाई करते थे या पीने का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन नदियों को पूजने का, नदी पूजन, नदी पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले, नदी पूजा के प्रमाण। इसके अलावा लोहा, लोहा धातु, पन्ना या शेर, इसके भी प्रमाण नहीं मिले। यानी कि मातर देवी की कोई भी मूर्ति या उसकी पूजा के कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिले, ना ही कोई नदी पूजा के या फिर लोहा पन्ना या ऐसा जो हिंसक जानवर है शेर, इसके भी प्रमाण नहीं मिले। लेकिन एक मुहर पर, एक मुद्रा पे क्या मिला है, व्याघ्र का चित्रण मिला है। किसका चित्रण मिला है, व्याघ्र का। तो कालीबंगा के सभ्यता के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, कौन कौन से प्रमाण हमें मिले, कौन कौन से प्रमाण हमें नहीं मिले। तो कालीबंगा सभ्यता आज समाप्त हो गई है। अब नई जो अगली सभ्यता है उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। नमस्कार।